हाय, मैं हूं अभिषेक बैनर्जी और आप मुझे देख रहे हैं ब्रूट पे। थैंक यू अभिषेक जी बातचीत के लिए। जी आपकी दो फिल्में एक ही दिन आ रही हैं, जी। वेदा और स्त्री टू। क्या मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए, दोनों फिल्मों के बारे में। वेदा जो है वो आउट एंड आउट एक्शन एंटरटेनर है। इस वक्त के सबसे बड़े आइकॉनिक एक्शन स्टार हमारे जॉन अब्राहम वो लीड कर रहे हैं। शर्वरी वाघ है इसमें टिटुलर रोल में वेदा, और मैं उस फिल्म का विलन हूँ। और बन गया मैं विलन फाइनली। ये सारे नियम कानून उसने बनाए हैं। जब मैं दिल्ली में थिएटर वगैरह करता था तो मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी गार्गी कॉलेज में। तो उनकी जो सहेलियां थी वो हमेशा मुझे चिढ़ाती थी कि तू तो विलन बनेगा। वो अलग बात है कि मैं पहले जना से शुरुआत हो गई तो मतलब जैसे कहते हैं मासूम कैरेक्टर भी कर लिया, वरना ऐसा लगा था कि विलन ही बनूंगा। तो फाइनली बना मैं, क्योंकि काफ़ी साल लग गए। और स्त्री टू भी आ रही है साथ साथ, जो कि मेरी पहली पहचान थी, जिसकी वजह से मुझे जैसे कहते हैं लोगों ने ठीक है एज एन एक्टर एक्सेप्ट किया मुंबई शहर में, जो बड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक्सेप्टेंस मिला मुझे स्त्री से, और बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला दर्शकों से। तो स्त्री टू आ रही है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा हो रही है, तो मतलब काफ़ी खुश हूँ मैं। सर कटे का सर कटा हुआ है। दोनों रूप देखने को मिलेगा, और वो भी पूरे इंडिया में। आई थिंक जितने भी स्क्रीन लगे होंगे वेदा के और स्त्री में, मतलब मेरा तो ये है कि भैया सब जगह जो है पब्लिक मुझे देखने वाली है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अब क्या रिस्पॉन्स आता है पब्लिक का। तो एक ही दिन दोनों फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो क्लैश नहीं होगा मतलब? हाँ हो रहा है वो, लेकिन मेरा तो हो नहीं रहा है। वो तो जियो स्टूडियो और जी स्टूडियो का हो रहा है क्लैश। क्लैश हमेशा सर प्रोड्यूसर्स का होता है। एक्टर के लिए तो अच्छी बात है, और खासकर एक नए कलाकार के लिए जो मुंबई जैसे बहुत ही डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहता है। तो मेरे लिए तो एक तरह का पोर्टफोलियो वाला काम हो गया। जो लोग अलग अलग जगह जाते देते हैं, वो मेरे लिए दो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, इंडस्ट्री देखेंगी, पब्लिक देखेगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे शायद मुझे और काम मिले और बेहतर पोजीशन पे पहुंचूं। तो ये मतलब आई एम हैप्पी, कुछ ऐसा गिला शिकवा नहीं है इससे। कि तो ये 15 अगस्त को आ रही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता जी है। जी। आपकी क्या यादें हैं बचपन की? यार स्कूल में मतलब एक तो मैं फौजी बच्चा भी हूँ, तो मतलब जिस यूनिट में रहते थे तो वहाँ पे एक एक यूनिट मार्च भी होता था, और सारे परिवार वाले भी जाते थे। पिताजी परेड में पार्टिसिपेट करते थे तो उनको देखता था अच्छी वर्दी में लेफ्ट राइट करते हुए। बड़ा गर्व महसूस होता था अपने पिताजी को करते हुए देखना। और साथ ही साथ स्कूल में झंडा लहराना, देश गीत गाना, कुछ रंगारंग कार्यक्रम होना, और इन सब के बाद जो लड्डू मिलता था, वो लड्डू का टेस्ट भाई साहब किसी और मिठाई की दुकान में मिलता ही नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं वो लड्डू कहाँ से लाते थे। बिल्कुल। वो है ना कुछ अलग हाँ, लड्डू नहीं होता है मिलता वो पता नहीं, वो है स्कूल कहीं में जो जाए मिलते हलवाई थे से वो। मांगने जाए वो नहीं मिलेगा आपको। वो उसी दिन मिलता है, 15 अगस्त के दिन में ही मिलता है, वो स्कूल में ही मिलता है। तो वो बड़ी यार बड़ी अच्छी यादें थी। आजकल तो लोग बस अपने घरों में बस गाना वाना बजा देते हैं, उनको लगता है 15 अगस्त हो गया। पर वो जो एक कल्चर था, जो मतलब जो मुझे लगता था यूनिट्स में जो हमारे कल्चर होता था, अलग अलग बातें भी होती थी। कुछ लोग आके स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जो स्पीच दिया करते थे, कुछ कुछ इंसिडेंट्स पता चलता था। तो बड़ा यार अच्छा लगता था सुनने में कि यार हमारे देश ने, देश के हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से इस देश को कहीं ना कहीं खड़ा किया है। तो शुरुआती दिनों के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब जब आप बचपन में बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के थे, लोगों से मिलना जुलना उतना होता नहीं था, फिर कैसे बदला खुद को? इकलौता बच्चा था, तो इकलौते बच्चों के साथ हमेशा हो जाता है कि आपको कॉन्वर्जेशन बिगिन करना नहीं आता। माँ बाप होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स। तो मेरे मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड मम्मी थी। पापा थोड़े मतलब वो एनिमल वाले पापा थे मेरे। तो उनसे डर लगता था कि यार कुछ भी गड़बड़ हो गया तो भाई मार पड़ेगी बहुत तेज, वो भी तो फौजी का हाथ होता भी मतलब तगड़ा। तो मतलब तो उनसे बड़ा डर लगता था। लेकिन मम्मी मेरी एकदम एकदम दोस्त थी। मैं ममाज बॉय था, और घर पे ही रहता था। और क्या है ना कि 4 4 5 5 साल में ट्रांसफ़र होते थे, तो जो दोस्त बनते थे जहाँ पर भी बनते थे, फिर उनके साथ कनेक्शन टूट जाता था। तब तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। तो जब कनेक्शन ही नहीं रहता था तो फिर दोस्ती आगे बढ़ती नहीं थी।
फिर एक नई जगह जाओ, फिर वहाँ पे दोस्ती बनाओ। तो इस चक्कर में शायद मैं कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हो गया, जो अभी भी मेरे साथ कहीं ना कहीं होता है। ऐसा लगता है कि एक्टर हैं तो मतलब एक्सट्रोवर्ट होंगे, लेकिन अगर आप मुझे 4 लोगों के बीच में खड़ा बैठा दोगे जिनको मैं नहीं जानता, तो मुझे पता नहीं मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कैसे करूँ। और मुझे अभी भी बड़ी हिचक होती है जब भी मैं किसी बॉलीवुड पार्टी में भी जाता हूँ, तो मुझे पता नहीं यार मैं किससे क्या बात करूँ, क्या रहूँ। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा आई थिंक ज़िंदगी में रहेगी। बट दे से कि मतलब इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो एक्टिंग में एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो मतलब मेरा वही गेम है। अभी आपने एनिमल का जिक्र किया, उस मूवी को लेकर के काफ़ी आलोचना भी हुई, तारीफें भी हुई। क्या सोचते हैं, मतलब एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर भी और एक एक्टर के तौर पर भी? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे क्या ही सोचूंगा यार, वो तो मतलब अच्छी कास्टिंग हुई है, बढ़िया कास्टिंग हुई है उसमें, और क्या, आई थिंक बहुत बढ़िया था। और एज एन एक्टर के तौर पे मैं बोलूँगा यार पता नहीं, मतलब ये बड़ा, किसी भी फिल्म को लेकर मॉरल हाई ग्राउंड लेना ना, ये बड़ा जैसे कहते हैं कि डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल देता है किसी भी आर्टिस्ट को, कि क्या मैं मॉरल हाई ग्राउंड्स की वजह से कोई कहानी मना कर दूं, या मुझे वो कहानी इतनी ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट करे या विजुअली अफेक्ट करे कि मैं वो फिल्म करना चाहूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सजी धजी, मतलब अगर आप मॉरल हाई ग्राउंड लेके भी फिल्म बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिल्म अच्छी हो सकता है बोरिंग हो सकता है प्रीची हो। एनिमल को लेके मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं, मुझे लगा कुछ ना तो प्रीच हो रहा हूँ, ना मैं क्या कहते हैं बोर हो रहा हूँ, ना मैं कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ सीखने सिखाने वाली बात भी नहीं थी। बस ये था कि हम मज़ेदार फिल्म थी, चंदेरी में देखा था हम सब ने पूरे इस तरीके का, हम सबको बढ़िया लगी थी फिल्म, और लगा था हाँ यार ये मतलब बहुत टाइम बाद जो है इस तरह की कोई ऐसी एक ऐसा जानवर जैसा एक कैरेक्टर देखने को मिला। अब जब वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखते हैं तो मज़ा आता है डिकैप्रियो को देख के, चाहे वो कितना भी गलत आदमी हो, है ना। तब तालियां बजाते हैं, बोलते हैं यार क्या मतलब स्कॉर्सेसी ने क्या काम किया है और ये सब। पर हमारे यहाँ एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोगों को लगता है सोसाइटी हमारी शायद उतनी क्या कहते हैं समझदार नहीं हुई है, तो बने, तो समझदार बने कि मतलब उनको समझ में आना चाहिए। मेरी मम्मी जब मैं छोटे बचपन में बच्चन सर की फिल्में देखता था और मतलब ऐसा डिशुम डिशुम मारते तो मम्मी डरती थी, मम्मी को लगता था देखो वो नकली है, झूठ है, वो असली में नहीं हो रहा है। तो माँ और बापों का काम है वो अपने बच्चों को समझाना कि क्या झूठ है क्या सच है। वो काम सिनेमा का जो है वो मतलब अलग अलग तरह के सिनेमा है, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए है, कुछ समाज का दर्पण होता है। अब ये सोच और समझ जो है वो घर से पैदा होती है, वो आप सिनेमा के थ्रू अगर आप सीखने जाएंगे ज़िंदगी नहीं सीख पाएंगे, फिर हेयर स्टाइल सीखेंगे आप। तो तभी शायद प्यार की परिभाषा भी थोड़ी ना कहीं गलत हो जाती है ना हमारे सोसाइटी में। हिंदुस्तान में प्यार में भी बड़ा एक्सपेक्टेशन आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि हर लड़का राज और राहुल होगा या हर लड़की प्रीति और सनम होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो और अभी वैसे भी मुझे लगता है कि सोसाइटी थोड़ी रियलिस्ट सोसाइटी बनती जा रही है, जबकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखावा भी है, लेकिन एक रियलिस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ती जा रही है, जहाँ पे लोगों को समझ में आ रहा है कि यार क्या सच है, क्या तरीके हैं दुनिया के और क्या तरीके नहीं हैं। तो उनको आपको खुद ही अपने अंदर टटोलना पड़ेगा, फिल्म आके नहीं कर सकते आपके लिए। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की आपने, लेकिन एक इंटरव्यू में देख रहा था कि आपने बताया कि आपने डिग्री नहीं ली। हर कोई डिग्री के लिए मरता है। यार बात ये थी कि पता नहीं मैं कैसा था, क्या सोच थी मेरी, वो कमाल की सोच है वैसे। वो मैं उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैंने डिग्री ले ली तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक चीज़ रहेगी कि मेरे पास डिग्री है, मैं कोई भी और नौकरी कर सकता हूँ उसी फील्ड में। अब पता नहीं क्या नौकरी मिलती मुझे, लिटरेचर स्टूडेंट को क्या मिल सकता है, मतलब आप मुझे पता नहीं स्कोप्स क्या हैं, बट जो भी है मतलब मुझे लगता था कि कोई स्कोप हो ही ना मेरे पास कोई रास्ता ना हो, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता हो और वो हो एक्टिंग का। इसलिए शायद कहीं ना कहीं मैंने वो डिग्री नहीं ली। और दूसरी बात पता नहीं मुझे ये भी लगा लिटरेचर पढ़ के इतनी सारी चीज़ें समझ में भी आई, ऐसा नहीं किताबें नहीं पढ़ी, मैंने किताबें सारी पढ़ी, बड़े चाव के साथ पढ़ी। जॉन वेबस्टर भी पढ़ा, अगाथा क्रिस्टी भी पढ़ा, शेक्सपियर भी पढ़ा, सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े राइटर्स की किताबें पढ़ी, समझी। फिर ये लगा कि इनका जवाब दूँ मैं, इन क्वेश्चंस का जवाब दूँ, क्या मायने है। अब उन्हीं किताबों से सीख के जो है खुद ही अपने आप को जैसे कहते हैं कंफ्यूज कर दिया मैंने कहा इतनी सब चीज़ें सिखा रहा है, मैं उसको क्या एक आंसर में डाल दूं कि आगों के दिल में क्या चल रहा था।
वो मेरी इंटरप्रिटेशन है। मैं कहते भी है ना कि किताब और लिटरेचर जो है आपकी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। तो वाई शुड आई राइट इंटरप्रिटेशन जो कि एक प्रोफेसर एक्सपेक्ट कर रहा है या एक एजुकेशन सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये सब बातें चली, तो मैंने नहीं दिया एग्जाम। तो मम्मी पापा को आपने बताया ये? नहीं। कब नहीं पता बताया। चला उन्हें? उन्हें पता चला 2 साल बाद जब मैंने बेसिकली कोशिश भी की अपने दोस्त के घर जाके एक झूठा सर्टिफिकेट बना के फॉर्जरी करने की कोशिश की कि पिताजी को दिखा दूँ, उनको पता क्या चलेगा। पिताजी जो है वो, जैसे मैंने बोला, सब कुछ कर दिया था, बस डेट गलत डाल दिया था मैंने तो डेट से पकड़ा गया मैं। फिर खूब धुलाई और मतलब सुनाया भी गया, भूल गए। मतलब कमाल की बात है कि पिताजी माताजी आज कभी उसके बाद ऐसा डिस्कस नहीं किया उन्होंने उस चीज़ को, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो गए। अब लेकिन पहले नहीं था, तब भी उन्होंने कभी ऐसा सुनाया नहीं मुझे कभी। तो आप एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन शुरुआत जो है कि कास्टिंग डायरेक्टर से हुई। रोजी रोटी भाई, रोजी रोटी तो चाहिए। आराम नगर की आपकी क्या याद है? अभी भी जाता हूँ मैं आराम नगर, ऐसा आपका तो ऑफिस है वैसे, हाँ, लेकिन ऑफिस है मतलब मेरा। पुराने दिनों की क्या यार याद? बहुत ही सुंदर जगह है यार वो, बॉम्बे से थोड़ा हटके है। बम्बई जो है बड़ी बड़ी इमारतों वाली जगह है। आराम नगर में मतलब अपने अपने सिंगल घर हैं, सड़कें उतनी मतलब है ही नहीं, खराब रास्ते हैं, खड्डे हैं, एक अलग दुनिया है वो। उसका नाम आराम नगर क्यों पड़ा मुझे समझ में नहीं आता, पर आराम नगर में आराम बिल्कुल नहीं होता है, ये बहुत लोग बोलते हैं। आप चहल पहल मची रहती है, एक्टर्स अलग अलग शहर से लोग आते हैं, लड़के लड़कियां अलग अलग दरवाज़ों पे जाके खटखटाते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। वहाँ अलग अलग लोग अब बाहुबली बन जाते हैं, जिन जिनके ऑफिस है कि भैया कौन है, कहाँ से आए हो, तो बाहुबली कल्चर भी है और उसके बाद जो है वहीं से सपने पूरे भी होते हैं। ज़्यादातर जितने एक्टर्स आप देख रहे हैं जो अभी सक्सेसफुल हैं, जो बाहर से आए हैं, वो सारे आराम नगर की वजह से ही हैं। वहाँ उनको ऑडिशन देना पड़ा है और ऑडिशन देने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और आई थिंक शुरुआती दिनों के बड़े अच्छे मेमोरीज रहे हैं वहाँ पे काम किया। बारिश में, कीचड़ में, पानी भी भर जाता था बीच बीच में वहाँ पे, ऐसी जगह है वो। लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी ऐसी स्टार्स जो हैं आजकल के वहीं से निकले। तो कैमरे के उस पार आप थे, और तो इस पार आने का आपने मतलब कैसे मौका मिला आपको? यही करते करते काम, देखो बात यह है कि आप काम करते रहोगे ना कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकल जाएगा। क्राफ्ट और स्किल की पढ़ाई मैंने दिल्ली में कर ली थी। टेक्स्ट की समझ मैंने अपने आप से ली, अपने माँ बाप से ली, कल्चर से ली और थिएटर से ली। उसके बाद एक्टिंग करने का शौक, तो एक शौक कहते हैं उसको, पहले शौक था वो, हॉबी था वो, फिर बाद में मतलब जिद बन गई। फिर वो जिद को पूरा करने के लिए लगा कि यार बम्बई तो जाना ही पड़ेगा। फिर कास्टिंग जब शुरू किया तो बहुत सारे एक्टर्स को कास्ट भी किया और खुद क्यूज़ देता था मैं हमेशा एक्टर्स को, पीछे से क्यूज़ देता था। तो अपनी एक्टिंग भी पॉलिश करता रहता था, दूसरों से सीखता रहता था। और सीखते सीखते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने देखा मेरे अंदर का हुनर और उनको लगा कि यार ये एक्टर है। और अमर कौशिक, देवाशीष मखीजा, करण अंशुमन, ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में मुझे काम दिया। और करण अंशुमन ने मुझे कंपाउंडर बनाया, देवाशीष मखीजा ने मुझे अज्जी में धावले बनाया और अमर कौशिक जी ने मुझे स्त्री में काम दिया, जना बनाया। और ये तीनों लोगों ने मुझे बिहाइंड द कैमरा काम करते हुए देखा था। फिर सुदीप शर्मा ने मुझे काम दिया, करनेश शर्मा, सुदीप शर्मा, अविनाश शर्मा, पाताल लोग, इन्होंने सब ने मुझे कैमरा के पीछे काम करते हुए देखा था। तो उन्होंने देखा था, उनको विश्वास था, इसलिए उन्होंने मुझे काम दिया। एक अंशय लाल फिलौरी में मैंने एक छोटा रोल किया था, अगेन कैमरा के पीछे से उन्होंने देखा क्या लड़का अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में था भी कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतने अच्छे से काम करूंगा कि शायद कभी किसी दिन को किसी की नज़र मुझ पर भी पड़े। तो वो कौन सी फिल्म थी जो आप, जब आपको लगा कि अब लोग आपको पहचानने लगे हैं? स्त्री। स्त्री। स्त्री बहुत बड़ी हिट थी यार। मतलब वो 2018 में हम लोग कोई नहीं थे, लेकिन सब लोग नए नए थे, सिर्फ राजकुमार ने कुछ फिल्में की थी। तो मतलब वो जब पिक्चर आई और 100 पार करके 130-20 करोड़ कमाई थी, छोटी सी पिक्चर, तब सबको मतलब लगा कि ये तो यार कौन है। ऑडियंस ने पहचाना, इंडस्ट्री ने थोड़ा बहुत पहचाना, फिर धीरे धीरे वहाँ से पहचान बढ़ती गई।
और हथौड़ा त्यागी का जो रोल था वो आपको एक तरीके से अमर कर दिया, मतलब खास तौर से सोशल मीडिया के उसमें। वो जब आपके पास वो कैरेक्टर आया तो मतलब लगा था कैरेक्टर को पढ़ के जान के कि यार ये कुछ तो कमाल करने वाला है टाइप? हाँ, पता था। क्योंकि क्या है ना, वो कैरेक्टर लिखा इतना बढ़िया था। बड़े मजिशियन है यार, सुदीप शर्मा इज अ मजिशियन ऑफ ए राइटर। ऐसे आर्टिस्ट को हमें ना मतलब संग्रहालयों में रखना चाहिए। जनरली बता रहा हूँ, बहुत कम पैदा होते हैं ऐसे राइटर्स। वो जब कहानियाँ पढ़ो और वो किरदार आप पढ़ो, कि 6-7 सीन्स थे मेरे, ज़्यादा सीन्स भी नहीं थे। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे शूट पे ही लग गया था कि ये तो कुछ छक्का जा रहा है, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं हो रही है। अब कितना बड़ा हिट होगा नहीं होगा नहीं पता था मुझे, क्योंकि उससे पहले मिर्ज़ापुर मेरी बहुत बड़ी हिट हुई थी। मिर्ज़ापुर पार्ट 1 कंपाउंडर बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। हथौड़ा त्यागी कितना बड़ा हिट होगा ये मतलब एक अंदेशा था मुझे, पर मुझे इतनी बड़ी उम्र दे देगा एज एन एक्टर ये नहीं पता था मुझे। तो ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मतलब वो खोज हमेशा रहती है। जब ऐसा वायरल हो जाना, कोविड के टाइम पे भी आया था, आई थिंक लोगों के पास कुछ और काम था नहीं तो वो OTT देख रहे थे तो सबने देखा। और आज भी मतलब बहुत लोग मुझे उसके नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो मतलब इट्स यार मैजिक ही था लेकिन। तो अभी भी वो चलते रहता है सिक्योरिटी और बाकी लोगों का? हाँ, ये सब अभी भी चलता रहता है थोड़ा ये वो। आप कास्टिंग डायरेक्टर भी, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। कई सारे एक्टर या एक्ट्रेस का ये उनकी ये शिकायत रहती है कि उनको एक ही तरह के रोल ऑफर होते हैं। मेरी भी शिकायत है यार। लेकिन आप एक तरफ मासूम रोल करते हैं, एक तरफ विलेन बनते हाँ, हैं। बस ये दोनों में खिला रहे हैं, बाकी दे नहीं रहे कुछ। और भी दे सकते हैं मतलब एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर ऐसा क्यों हो जाता है कि एक व्यक्ति को बार बार एक ही तरह के कैरेक्टर यार विजन की कमी है और कुछ नहीं है। अगर मुझसे आप सीधा सीधा पूछो तो मुझे लगता है कि ये इसकी जिम्मेदारी सीधा साधा फिल्म मेकर्स के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। मतलब यू हैव टू बेसिकली हैव दैट विजन टू अंडरस्टैंड कि विच एक्टर कैन डू वंडर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। मतलब अलग तरह के किरदार में वो एक्टर चमकेगा कि नहीं चमकेगा। अगर अनुराग कश्यप नहीं होते तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई वासेपुर में मेन कैरेक्टर नहीं देता ना। अब वो विजन उनके पास था, इसलिए नवाज भाई पैदा हुए, सीधी सी बात है। तो ये विजन होना बहुत ज़रूरी है। राम गोपाल वर्मा के पास वो विजन था तो मनोज बाजपेयी पैदा हुए। तिग्मांशु धूलिया के पास विजन था तो इरफान खान पैदा हुए। वरना इरफान साहब भी मतलब इतने सालों से टीवी करते थे और अलग अलग तरह की चीज़ें करते थे। तो वो विजन का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें आप मतलब उसका कुछ मैं अब क्या ही बोलूँ, वो एक्टर्स की भी गलती नहीं है, डायरेक्टर्स की भी गलती नहीं है। एक तरह का एक सेट पीस बन जाता है। लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार तुम्हारा जब कोई चीज़ चल रहा है तो तुम उसी में काम करो। एक तरह की बातें होने लगती हैं तो फिर वो आर्ट से दूर हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि जब तक आप आर्ट के करीब नहीं आएंगे तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। कितना आप अपने आप को बेच पाएंगे, कितने तरह से बेच पाएंगे, कितने साल तक बेच पाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है। एक पंकज त्रिपाठी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब फिल्मों में हम डॉक्टर की कल्पना करते हैं ना, तो फिल्म वाले जो है कि कैटरीना कैफ को देखते हैं, जबकि एम्स में आप जाओ तो महिला डॉक्टर वैसे नहीं दिखेंगी। या मुकेश अंबानी अगर आज के टाइम में ऑडिशन देने जाएं ये मैंने देखा था तो उनको नॉट फिट कर हाँ नॉट फिट कर दे कि रिच व्यक्ति मतलब कैसा हो। तो कास्टिंग के जब आप कास्टिंग करते तो ये सब दिमाग में रहता है कि यार जो सेट पैटर्न है उसको तोड़ें या कुछ अलग करें। ये तो अपना मैट्रिमोनी में भी सेम प्रॉब्लम चल रही है ना। हमारे जो शादी के जो इश्तिहार आते हैं उसमें अगर देखोगे तो समझ में आता है कि हिंदुस्तान कितना डिल्यूजन में जी रहा है। भाई गोरा, अबे गोरे कितने हैं, जितनी तादाद होगी उतने ही मिलेंगे। अब क्या कर सकते हैं, जितना हमारा देश है अब यहाँ पे मतलब जो रंग है अब उसे उतने रंग वाले ज़्यादा मिलेंगे। अब जैसे ही थोड़ा कोई अलग रंग का दिखता है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अरे यार देखो यार ये अलग आया है। ये देश के कल्चर की प्रॉब्लम है दोस्त, ये कास्टिंग की नहीं है। अच्छा, ये देशी कल्चर की प्रॉब्लम है। हम लोग ना मतलब चाहे कितना भी बोल लें कि क्या कहते हैं टैलेंट और ये वो और नहीं ये वो, कहीं ना कहीं तो रहता है ना, कहीं ना कहीं तो रहता है कि अबे ये इसको हीरो बना दिया है, अबे इसको हीरोइन बना दिया। तुम्हारे आजू बाजू में वही हीरो हीरोइन चल रहे हैं, वही लौंडे लपाड़े जो है हीरो हीरोइन है क्या बोलते हैं गलियों में और शहरों में। बट
आप सिनेमा में आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ और आना चाहिए। और ये हर मतलब आई थिंक पहले से भी बात होती नहीं, मतलब कहीं पढ़ रहा था कि अमिताभ बच्चन के गले की वो उसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी आवाज़ का मजाक। सोच सकते हो कि बच्चन साहब की आवाज़ का मजाक उड़ाना। तो एक्सेप्टेंस बड़ी हमारी देश की जनता भी जो है वो बड़ा मतलब टाइम लेती है वो एक्सेप्टेंस देने में। तो इसीलिए डायरेक्टर्स भी वैसा करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी वो चूज करते हैं कि भैया चाहिए इनको ये, तो फिर इनको देते हैं डॉक्टर में कटरीना कैफ। ये नहीं देखना चाहेंगे किसी और को। और कटरीना कैफ डॉक्टर होंगी तो चाहे मेडिकल साइंस आती हो ना आती हो, इनको लगेगा कि हाँ ये इलाज कर देंगी, वो वाली बात है। सही कह रहे हो। आपको कभी ऑडिशन देना पड़ा? हाँ दिए हैं, बहुत दिए हैं। पहला ऑडिशन याद है? पहला ऑडिशन हाँ याद है। थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था। एक बी ग्रेड फिल्म थी वो, दिल्ली में ऑडिशन चल रहा था और मुझे लगा था मेरा करियर बन जाएगा, मैं रोल में मतलब मैं सेलेक्ट भी हो गया था। पर वो प्रोड्यूसर का बेटे को दे दिया उसने बाद में, जो कि मतलब वो खुद ही करना वो पहले बोल रहा था मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा। वो लड़का जो था वो बोल रहा था मैं डायरेक्टर हूँ। और वहाँ पे 3 ऐसे अंकल लोग बैठे थे और उन्होंने मुझे देखा, बोला बेटा तू बम्बई के लिए बनाया। मुझे लगा यार ऐसे ही डायलॉग सुनना था मुझे, अब मैं स्टार। फिर वहाँ पे वो बंदा आया और कहना हाँ तू ठीक है, तू ये वाला रोल कर ले, ये मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा अरे तू तो डायरेक्टर था कल तक, आज सडनली तुम्हें मेरा रोल क्यों चाहिए। तो ये मेरा पहला इंसिडेंस था। फिर उड़ान के लिए मैं गया था ऑडिशन देने। तब जोगी भाई कास्टिंग कर रहे थे, अनुराग कश्यप जी के ऑफिस में मैं गया और वहाँ मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बोला बाहर बैठो इंतज़ार करो। तो मैं नया एकदम ताव में दिल्ली में थिएटर वेटर करके पल बढ़ के आया था। तो मैंने बोला ऐसे कैसे वेट करूं, आप उनका काम हुआ तो मैं भी मिलना चाहूँगा, फ़ोटो क्यों रख के जाऊँ, उनका काम है, कास्टिंग डायरेक्टर है। मतलब फुल प्रॉपर लड़ाई की थी मैंने। वासन बाला तक बात पहुँच गई थी कि वासन बाला ने मुझे भेजा था। वासन ने मुझे फ़ोन करके अरे भाई तुम क्यों वहाँ पर लड़ रहे हो। मैंने बोला अरे सर उसमें नहीं दे रहा था वो आदमी। फिर कुछ दिन बाद जब मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर बना तो समझ में आया कि अच्छा हर किसी से मिलना बड़ा मुश्किल रहता है यार, वो इंसान भी काम कर रहा है। तो ये मेरे 2 एक्सपीरियंसेस थे शुरुआती दिनों के। और एक्टिंग से पहली कमाई याद है? हाँ रविंद्र बसंती। कितनी थी अगर बताना? 1,500 रुपये। अच्छा। वो लगा था बहुत अमीर हो गया मैं उस दिन। आई थिंक कुछ 500 रुपये भगवान को भी चढ़ाए थे घर पे और 1,000 रुपये की पार्टी की थी। और वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, हम तो ऐसे ही चले गए थे। कॉलेज थिएटर ग्रुप में बुलाया हमें कि भैया ऐसा ऐसा राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म है, तुम्हें कुछ करना है। मैंने कहा चले गए, लगा एक्सपीरियंस हो जाएगा, राकेश भाई जो है अपना एक्टिंग भी देख लेंगे और काम भी दे देंगे आगे फिल्मों में। पर पैसे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, फिर बाकायदा दिया गया 1,500 रुपये। तो बड़ा मज़ा आया क्या यार। तो अब आप विलन बन गए हैं एक तरीके से, तो किस तरह के रोल में ज़्यादा मज़ा आता है? कॉमेडी मासूम वाला जो करते हैं? मुझे ड्रामा में मज़ा आता है, सीधी सी बात है। कॉमेडी ऑफ कोर्स, कॉमेडी क्या है ना वो मज़ेदार चीज़ है, उसमें आपको टेंशन कम रहता है। लेकिन लोग कहते हैं कि दूसरों को हंसाना आसान नहीं। वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब वही टेंशन कम है, लेकिन ये भी है कि क्या कहता है अगर टाइमिंग नहीं बैठी, ट्रेनिंग अगर मतलब वो उसके लिए आपको थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर खुद भी लाइफ में होना चाहिए। कॉमेडी हर बंदा नहीं कर सकता। मतलब आप बहुत अच्छे ट्रेंड एक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक फ़नी बोन ना हो तो शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉमेडी में ये भी है कि यू कांट बी टेकिंग योरसेल्फ वेरी सीरियसली एंड सम एक्टर्स डू, यू नो कि मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है वो रहती है एक्टर्स में। तो अगर आप बहुत सीरियसली ले लेंगे अपने आप को तो फिर कॉमेडी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। कॉमेडी का मतलब ये है कि यार डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली एंड हैव फन विथ वॉट एवर यू हैव एंड सिचुएशनल ह्यूमर, नॉट ट्राइंग टू डू कॉमेडी। मेरा कॉमेडी वही है कि मैं कोशिश नहीं करता, मतलब कोशिश ये करता हूँ, पता नहीं वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्त्री 2 में बाद में गाली दूंगे। पर ये है कि कोशिश मेरी ये रहती है कि लगे कि भैया इसके साथ ये घटना घट रही है, वो कॉमेडी नहीं कर रहा है। लेकिन ड्रामा में एक मज़ा तो है यार, वो आई थिंक कोई भी एक्टर को पूछोगे तो उनको ड्रामा एक हमेशा रुझाती है। तो आपने थिएटर किया शुरुआती दिनों में, अभी भी करते हैं? अब कहाँ टाइम, अब नहीं टाइम। थिएटर के लिए टाइम चाहिए। तो जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे आपके पास कास्टिंग के लिए, या जो बिना सीखे आते हैं, उनमें कोई अंतर होता है? हाँ, इमेजिनेशन का अंतर होता है। जो थिएटर एक्टर होता है वो इमेजिन 10 तरीके से वो सीन को इमेजिन कर सकता है, क्योंकि स्टेज पे आपके पास सेट नहीं होता, लोकेशन नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती, आपको सब दिमाग से इमेजिन करना पड़ता है। तो थिएटर का एक्टर जो है वो एक ही सीन 10-15 तरीके से वो सीन आपको परफॉर्म कर सकता है। और जो थिएटर से नहीं आते उनके पास 1 या 2 तरीके होंगे। ये चॉइसेस वाली बात आ जाती है। आई थिंक थिएटर एक्टर्स के पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं।
सिंपल सी बात है। तो दिल्ली में जब आप थे और मुंबई चले गए, अब दिल्ली कम ही आना होता होगा, बहुत कम। तो क्या यादें हैं दिल्ली की कॉलेज के दिनों की? बहुत अच्छे यादें हैं, मतलब बेस्ट लाइफ था वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थिंक इंडिया में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ के लोग जिस तरह से जुड़े रहते हैं, अगर आप ड्यू से हैं तो कहीं पर भी जाए, किसी भी फील्ड में जाए, आप इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा कल्चरल एटमॉस्फेयर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती है। पढ़ाई से ज़्यादा आई थिंक जो कल्चर है वो आपको हेल्प करती है। और ऑफ कोर्स खाना तो मतलब कोई कहने की बात ही नहीं है यार। मतलब क्या पसंद है खाने में यहाँ का? सर सब कुछ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब दिल्ली के स्ट्रीट फूड में मुझे ना पसंद हो। समोसे से लेके, पराठे से लेके, मोमोज से लेके, छोले कुलचे से लेके, मत याद दिलाओ, रो दूंगा मैं, क्योंकि मुंबई में क्या ऑर्डर करूं क्या ना करूं समझ नहीं आता। वहाँ सिर्फ कॉन्टिनेंटल ऑर्डर करना पड़ता है, देसी खाना नहीं कर सकते वहाँ आप। बड़ी दिक्कत है यार, सच बता रहा हूँ मैं। देखो रोना आ रहा है मुझे धीरे धीरे। तो जो जो लोग आपके पास आते हैं, मतलब लुक टेस्ट के लिए आए जो भी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो नए लोग जाएं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जाके भटक जाते हैं आरामनगर में, नहीं मिल, आपके एजेंसी में एंट्री आसानी से मिल जाती है उनको? क्या प्रोसेस है अगर आप? बहुत सिंपल सा, अब तो खैर क्या है ना, ऑनलाइन ही कर दिया है सारे इंट्रोडक्शंस। अच्छा। तो अब इंस्टाग्राम पे एक लिंक होता है जहाँ पे आप अपने ऑनलाइन क्या कहते हैं इंट्रोडक्शंस अपलोड कर सकते हैं। प्लस कास्टिंग कोई भी ऑफिस कितना भी डिसिप्लिन करने की कोशिश करें, वो आपको वो आवन जावन रहेगा ही रहेगा। अच्छा। वो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। लोग आएंगे, वो एक होप के साथ आएंगे। मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है, जो भी आए उनसे मिलो, बात करो, उतना ही काफ़ी रहता है कभी कभार लोगों के लिए। ऑडिशन नहीं भी मिलता है, लोगों ने वाकई प्यार से बात कर ली, वो भी काफ़ी है। तो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली देयर, और वो हमेशा रहेगा। तभी तो नए एक्टर्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी बड़े एक्टर का वो किया, लुक टेस्ट लिया और फिर रिजेक्ट कर दिया हो? कुछ बवाल वाल हुआ हो टाइप? बवाल तो कभी नहीं होता। कभी एक बार किसी मराठी एक्ट्रेस का मैंने कुछ ऑडिशन लिया था और रिजेक्ट हो गई थी, तो मेरे पास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के फ़ोन आ गए थे बस, और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम बेटा बॉम्बे छोड़ के जाओ अब। और मैं जनरली बहुत डर गया था, मुझे लगा था अब तो जाना पड़ेगा, अब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं नया नया कास्टिंग शुरू ही किया था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई बवाल ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं। बस लास्ट सवाल फिर ख़त्म करते हैं जी। आपने एक बड़ा लंबा रास्ता तय किया जी। मतलब पर्दे के पीछे रहे, फिर सामने आए, फिर एक्टर बने। जो लोग एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या आपकी सलाह है? यार ट्रेनिंग लो, यार ट्रेनिंग लो, बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग लेकर आना, और ये समझना कि एक्टिंग की फील्ड में आ रहे हो, बॉलीवुड नहीं। ये जो बॉलीवुड नाम कर दिया है, और इवेंट्स और ये सब रेड कारपेट्स का कल्चर और ये सब जो ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों को लगता है वो जब तक नहीं किया तब तक मैं एक्टर नहीं हूँ, ये दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आज के दिन में तो मतलब आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि यार किस तरह से आप अपने अंदर एम्पथी को डेवलप करें। और एम्पथी को डेवलप करने के लिए आपको सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको देश के पॉलिटिक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, खासकर जो अभी उथल पुथल चल रहा है दुनिया भर में। तो जब तक वो ह्यूमनाइज नहीं करोगे आप अपने कैरेक्टर्स को, तब तक ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। और उस कनेक्शन के लिए आपका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इंसान के साथ। तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि सारे नए एक्टर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ एक्टिंग की पढ़ाई मत करो, ज़िंदगी की पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाली है एक्टिंग में। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।